वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव और बच्चों हम बात कर रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा के विषय में। पिछले वीडियोस में बच्चों हम लोगों ने सुपर क्लास टेट्रापोडा के क्लास रेप्टिलिया के बहुत सारे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक को देखा। साथ में बच्चों हम लोगों ने उनके सभी फिजियोलॉजी को बहुत अच्छे से देख लिया। बच्चों रेप्टाइल्स की कड़ी में अगर हम बात करें तो जीवन की उत्पत्ति के बाद अगर इस पूरी धरती पर सबसे सफलतम प्राणी के रूप में कोई थे तो बच्चों वो रेप्टिलियंस थे, क्योंकि आज से लगभग 1400 करोड़ वर्ष पूर्व बच्चों रेप्टाइल्स का आधिपत्य पूरे इस धरती पर बहुत ज़्यादा था। अर्थात जो ये सरीसृप हैं बच्चों, ये धरती पर बहुत दिनों तक राज्य किया। मेसोजोइक एरा के जुरासिक पीरियड के विषय में बच्चे आप जानते हैं कि जुरासिक पीरियड में रेप्टाइल्स के रूप में जो जियांट रेप्टाइल्स के रूप में डायनासोर थे बच्चों, वो पूरे धरती पर सर्वत्र थे, सब जगह व्याप्त थे। चारों तरफ केवल डायनासोर ही दिखाई देते थे। अर्थात पूरा धरती केवल रेप्टाइल्स से भरा हुआ था और वह सफलतम रेप्टाइल्स के रूप में। बच्चों ये बताया जाता है कि रेप्टाइल्स जब चलते थे तो धरती कांपती थी। इतने विशालतम प्राणी के रूप में वो थे बच्चों। उनका जो बॉडी था बच्चों वो बहुत ही विशाल था। लगभग बताया जाता है, जो हमको एविडेंस प्राप्त है, जो हमको प्रमाण प्राप्त है बच्चों, उनके जीवाश्म से हमको ये पता चलता है कि वो बहुत ही विशाल प्राणी के रूप में थे, जिनका शरीर लगभग 8 मंजिला इमारत के बराबर था बच्चों। अर्थात वो 25 मीटर लंबे थे बच्चों। 25 मीटर लंबे को अगर हम कैलकुलेट करें बच्चों तो लगभग वो होता है 80 फीट। अर्थात 1 मीटर में 3 फीट होता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो वो 80 फीट थे। 80 फीट का मतलब बच्चों क्या होता है, लगभग 8 मंजिला इमारत के बराबर ये लंबे चौड़े थे। तो बहुत विशालतम प्राणी के रूप में ये थे बच्चों। आइए हम बात करते हैं इसी प्रकार से तो एंशियंट रेप्टाइल्स के रूप में बच्चों, अगर हम प्राचीनतम रेप्टाइल्स के रूप में देखें तो रेप्टाइल्स के जो सबसे पहले अर्थात ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बाद, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बाद जो सबसे पहले रेप्टाइल्स थे वो कैसे थे बच्चों, एकदम जिगेंटिस में थे। अर्थात जिगेंटिक रेप्टाइल्स के रूप में थी, जिनको हम क्या कहते हैं बच्चों, डायनासोर कहते हैं। ऑल फॉसिल्स नाउ, ये सब बच्चों इस समय क्या हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं। इनके केवल जीवाश्म ही हमें प्राप्त होते हैं। ठीक बच्चों, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है और ये कोई इमेजिनरी कथा नहीं है बच्चों, इमेजिनरी बात नहीं है कि ऐसा हुआ होगा ऐसा हुआ होगा। ये बच्चों हम लोगों को पुख्ता प्रमाण मिलता है। आप जापान में जाएंगे तो वहाँ जुरासिक पार्क, अर्थात वहाँ जुरासिक पार्क में बच्चों इनके बहुत सारे जीवाश्म रखे गए हैं। आप जाके वहाँ देख सकते हैं। तो इनके प्रमाण जो है हमको सब जगह मिलते हैं, जिससे हम ये जान सकते हैं कि मेसोजोइक एरा में डायनासोर बहुत ही एक्जिस्टेंस प्राणी के रूप में रहे होंगे। तो आइए बच्चों हम बात करते हैं कि विशालतम प्राणी के रूप में ये जो डायनासोर थे बच्चों, वो अब हमको किस रूप में मिल रहे हैं, फॉसिल्स के रूप में मिल रहे हैं। वो इस समय एग्जिस्टेंस अवस्था में नहीं है, बल्कि वो एक्सटिंक्ट अवस्था में हमको पाए जा रहे हैं बच्चों। वो विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन उनके फॉसिल्स हमें प्राप्त हैं। इनमें बच्चों अगर हम बात करें ब्रांटोसॉरस की, ब्रांटोसॉरस विच इज आल्सो नोन एज द थंडर लिजार्ड। इनको थंडर लिजार्ड के कहते हैं बच्चों, क्योंकि ये छिपकलियों की श्रेणी से बिलोंग करते हैं। ये छिपकलियों की श्रेणी में आते हैं और ये कहा जाता है कि बच्चों ब्रांटोसॉरस बहुत विशालतम प्राणी थे। अर्थात उनका बॉडी जो है लगभग कितना था बच्चों, 25 मीटर लंबा, और ये हर्बीवोरस थे। पिछले लेक्चर्स में बच्चों हम लोगों ने बताया था आपको, हम लोगों ने बात किया था कि जो जितना विशालतम प्राणी होता है वो सब मैक्सिमम क्या होते हैं बच्चों, हर्बीवोरस होते हैं। हर्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं बच्चों, उनका शरीर क्या होता है, बहुत विशाल होता है। यह हम आपको जब फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम बताएंगे कि जितने भी हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो विशाल क्या होते हैं। तो इनमें बच्चों जो ब्रांटोसॉरस होते हैं उनको हम थंडर लिजार्ड कहते हैं। अर्थात ये जब चलते थे तो पूरी धरती कांपती थी। अर्थात मेसोजोइक एरा में इनका एक छत्र राज्य हुआ करता था। अर्थात सरीसृपों ने बहुत दिनों तक राज्य किया है। तो इनका लंबाई चौड़ाई कितना है बच्चों, ये 25 मीटर लंबे। 25 मीटर लंबे का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली 80 फुट इनकी लंबाई हुआ करती थी। ठीक बच्चों। दूसरा है बच्चों
टायरेनोसोरस, जिसको हम क्या कहते हैं, टिरांट लिजार्ड्स कहते हैं। टिरांट लिजार्ड क्या होते थे बच्चों, इनका जो लंबाई था 15 मीटर लॉन्ग था, ये 15 मीटर लॉन्ग, और ये कार्निवोरस हुआ करते थे बच्चों, ये मांसाहारी हुआ करते हैं बच्चों। ये लंबाई में तो इनसे छोटे होते थे, शाकाहारी जो एनिमल्स है ये ब्रांटोसोरस, इनसे इनकी लंबाई छोटी होती थी, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रांग प्रेडेटर हुआ करते थे, ये बहुत ही ज़बरदस्त मांसाहारी होते थे, बहुत ही हिंसक होते थे, तुरंत ये अटैक करते थे। यहाँ तक कि ब्रांटोसोरस को भी ये अपना शिकार बना लेते थे, ये इनको मार डालते थे। ये बहुत ही स्ट्रांग किस्म के प्रेडेटर्स हुआ करते थे, शिकारी हुआ करते थे बच्चों। ठीक बच्चों, अर्थात चारों तरफ इनके सिवाय और कोई एनिमल्स पनप ही नहीं पाता था, चारों तरफ केवल डायनासोर ही डायनासोर दिखाई दे रहे थे। हम बच्चों एक वीडियो आपके लिंक में डाल देंगे, आप देख लीजिएगा कि हम अपने इसमें लिंक में डाल देंगे, जिसमें आपको, और एक मूवी भी है बच्चों, उस मूवी का नाम है जुरासिक वर्ल्ड। आप जुरासिक वर्ल्ड देखेंगे तो उसमें डायनासोर के विषय में बहुत अच्छा से दिखाया गया है, और एक मूवी हम आपके इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। ठीक बच्चों, गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स, जुरासिक पीरियड ऑफ मीसोजोइक एरा इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स। अर्थात बच्चों मीसोजोइक एरा का जो जुरासिक पीरियड है वो रेप्टाइल्स का गोल्डन एज के रूप में जाना जाता है। ठीक बच्चों, अर्थात इनका ये जो पीरियड है बच्चों, ये इनका एक छत्र राज था, एक अर्थात बहुत दिनों तक इन्होंने इस पर राज किया, तो इसलिए इसको हम मीसोजोइक एरा के जुरासिक पीरियड को हम क्या कहते हैं बच्चों, गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आइए बच्चों हम बात करते हैं वाई रेप्टाइल्स आर सक्सेसफुल ऑन लैंड, कि इस धरती पर, इस स्थल पर रेप्टाइल्स क्यों सक्सेसफुल रहे, इनका क्या रीज़न है सफलता का। दे हैव हॉर्नी स्केल्स विच प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी। इनके शरीर पर बच्चों एपिडर्मल एक्सोस्केलेटन के रूप में क्या पाया जाता है बच्चों, हॉर्नी स्केल्स पाया जाता है, जो वाटर के लिए क्या होता है बच्चों, इम्परमेबल होता है। अर्थात इनके ऊपर एक प्रकार का एक्सोस्केलेटन का एपिडर्मल स्केल्स या स्कूट्स पाया जाता है, जिसकी वजह से इनका बॉडी के ऊपर का जो स्किन होता है बच्चों वो रफ एंड टफ होता है, और वो वाटर के लिए इम्परमेबल होता है। किसी प्रकार से एक्सेस वाटर लॉस इनके शरीर से हो ही नहीं पाता। नेचर ने बच्चों जिनको जिस जियोग्राफिकल एरिया में बनाया है, ठीक उसी प्रकार से उनको फैसिलिटीज़ भी दिया है, ठीक उसी प्रकार से उनको माहौल भी दिया है, उसी प्रकार से उनको बनाया भी है बच्चों। उनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन बच्चों नेचर ने बिल्कुल जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर किया है। क्योंकि बच्चों ये वाटर के स्कार्सिटी में पाए जाते हैं, ड्राई प्लेस पर पाए जाते हैं, रफ एंड टफ जगह पर पाए जाते हैं, जहाँ वाटर की बहुत कम मात्रा पाई जाती है, जहाँ बहुत स्कार्सिटी होती है वाटर की। इसलिए बच्चों इनके शरीर में वैसे भी वाटर कम होता है, तो नेचर ने वाटर लॉस को रोकने के लिए इनके ऊपर क्या बना दिया, एपिडर्मल की बनी एपिडर्मल एक्सोस्केलेटन की एपिडर्मल स्केल्स या एक्सकूट्स बना दिया, जिसके वजह से इनके शरीर में इवेपोरेटेड वाटर लॉस नहीं हो पाता बच्चों। तो ये वाटर लॉस को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं। तो इसीलिए ये सफलतम प्राणी के रूप में हुए कि ये स्थल पर इवॉल्व रूप से पाए गए। क्यों पाए गए बच्चों, क्योंकि इनके ऊपर हार्नी स्केल्स पाया जाता है, जो इनके वाटर लॉस की प्रक्रिया को रोक देता है। दूसरा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जहां आप बच्चों एम्फीबिया में देख रहे थे कि उनमें क्या होता था, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता था वाटर में। अब यहाँ देखेंगे आप कि इनके लिए वाटर की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इनमें क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इनके बॉडी के अंदर होता है, इसलिए इनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा धरती पर इनको सक्सेसफुल जीवन व्यतीत करने के संदर्भ में। अगला है बच्चों सेल्ड एग। इनका जो एग होता है बच्चों, इसके चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट की बनी एक हार्ड कवरिंग पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, सेल कहते हैं। तो इनके अंडों पर सेल पाया जाता है, जो इनके अंडों को किसी प्रकार के जर्क और डेजिकेशन से क्या करता है बच्चों, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किसी प्रकार के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, किसी प्रकार के जर्क से, किसी प्रकार के डेजिकेशन से जब प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है बच्चों, प्रोटेक्शन मिलता है उनको, वो किसकी वजह से मिलता है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी एक कवरिंग होती है, जिसको हम सेल कहते हैं। तो इनके अंडों पर सेल पाया जाता है, जो इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि जितने भी रेप्टाइल्स हैं वो सक्सेसफुल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनके अंडों पर किसी प्रकार का कोई आघात नहीं होने वाला है, जबकि एम्फीबियंस में इस प्रकार का कोई प्रोटेक्टिंग कवरिंग नहीं था। फ्लूइड फील्ड एमनियन
fluid filled amnion around the embryo to provide aquatic environment for development on land. very very most important बच्चों, जैसा कि आप देख रहे थे कि जो एम्फीबियंस हुआ करते थे बच्चों, वो उनके अंडे और वो स्वयं एक्वाटिक इन्वायरमेंट के लिए वाटर में निवास करते थे, अर्थात वो वाटर में रहते थे। उनका टोटल डेवलपमेंट जो होता था बच्चों, उनके टैडपोल का डेवलपमेंट या फिर अंडों का विकास कहाँ होता था बच्चों? वाटर में। तो नेचर ने इनके भी अंडों में जो अंडे होते हैं बच्चों, अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट की बनी जो हार्ड कवरिंग होती है, सेल होती है, उसके अंदर भी नेचर ने एक फ्लूइड फिल्ड मटेरियल डाल दिया, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चे? एमनियन कहते हैं। एमनियन क्या करता है बच्चों? ये एम्ब्रियो को क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन अर्थात एम्ब्रियो को एक एक्वाटिक इन्वायरमेंट देता है फॉर द डेवलपमेंट ऑन लैंड, अर्थात वो लैंड पर डेवलपमेंट करने का, अर्थात उनको पानी अगर नहीं मिला, वाटर नहीं है, तो भी यह स्थल पर उनके अंडे के अंदर ही एक्वाटिक इन्वायरमेंट नेचर ने डेवलप कर दिया है। और उस एक्वाटिक इन्वायरमेंट को हम क्या कहते हैं बच्चों? एमनियन। इस एमनियन के द्वारा अगर उसके एम्ब्रियो को किसी प्रकार का कोई जर्क या डेजिकेशन कहीं लगता है, तो वो क्या करता है बच्चे? एमनियन जो ये फ्लूइड है, इसके अंदर वो मूवमेंट कर जाता है, खेल जाता है, तैर जाता है, जिसके वजह से एम्ब्रियो को किसी प्रकार का कोई एक्सटर्नल जर्क और आघात, डेजिकेशन नहीं होने पाता, ड्राइनेस नहीं हो पाता बच्चों। क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो के चारों तरफ वाटर है, इसमें ड्राई नहीं हो पाता। तो ये जो एक्वाटिक इन्वायरमेंट है, ये नेचर ने उनको कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हार्ड कवरिंग के अंदर ही दे दिया है। तो ये भी इनके सक्सेस होने का एक बहुत बड़ा कारण है बच्चों। ठीक, आइए बच्चों हम बात करते हैं कि व्हाट इज द एडवांसमेंट ऑफ द एम्फीबिया ओवर रेप्टिलिया। ठीक बच्चों, सॉरी, व्हाट इज द एडवांसमेंट ऑफ द रेप्टिलिया ओवर द एम्फीबिया। अब हम बात करते हैं कि रेप्टिलिया का एम्फीबिया को ऊपर ओवर एडवांसमेंट का क्या कारण है, किसके वजह से रेप्टिलिया जो है एम्फीबिया पर एडवांस कहे जाते हैं। तो पहला बच्चों, हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स। जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं बच्चों, जो कि अभी अभी हम बात कर रहे हैं और पिछले वीडियोस में भी हमने बात किया था कि इनके शरीर के ऊपर क्या पाया जाता है बच्चों? एपिडर्मल स्केल्स पाया जाता है, अर्थात हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स पाई जाती हैं। केराटिन प्रोटीन की बनी इनके ऊपर एक स्कूट्स या स्केल्स पाया जाता है, जो बच्चों वाटर के लिए क्या होता है? इम्परमिएबल होता है, अर्थात वाटर लॉस को रोकता है। इवेपोरेटेड वाटर लॉस इनके शरीर से नहीं हो पाता। क्यों बच्चों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एपिडर्मल स्केल्स एंड स्कूट्स। ठीक बच्चों, जबकि एम्फीबियंस में ये व्यवस्था नेचर ने नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि वो वाटर में ही रहते हैं, उनको किसी प्रकार का कोई जर्क या आघात की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये लैंड पर रहते हैं, तो लैंड बच्चों, लैंड पर बहुत सारे आघात, डेजिकेशन लग सकते हैं, ड्राइनेस एटमॉस्फेयर होता है, बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ एटमॉस्फेयर होता है, जिसकी वजह से इनको किसी प्रकार का एक्सटर्नल आघात लग सकता है। इसलिए नेचर ने इनके ऊपर एक सुरक्षात्मक कवर दे दिया है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? एपिडर्मल स्केल्स कहते हैं। और ये एडवांसमेंट को शो करता है एम्फीबिया से। एम्फीबिया से ये ज़्यादा एडवांस क्यों है बच्चों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स। दूसरा है बच्चों क्लॉज फॉर डिफेंस। इनके ऊपर बच्चों, और इनके जो डिजिट्स होते हैं बच्चों, अंगुलियां होती हैं, अंगुलियों पर क्या पाया जाता है बच्चों? पंजे पाए जाते हैं, क्लॉस पाए जाते हैं, और ये कहीं न कहीं अपने लिए सुरक्षा का कार्य करते हैं, डिफेंस का कार्य करते हैं, और साथ ही साथ दूसरों पर अटैक भी करते हैं। तो नेचर ने इनको क्या दिया बच्चों? क्लॉस दिया है, पंजे दिया है, इनके डिजिट्स पर पंजे पाए जाते हैं, और जो डिफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये क्या शो करता है बच्चों? एम्फीबिया पर एडवांसमेंट को शो करता है। अगला है बच्चों टू नेक वर्टिब्री मॉडिफाइड टू प्रोवाइड मोर नेक मूवमेंट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इनमें इनके नेक में दो वर्टिब्री पाई जाती हैं, और दो वर्टिब्री के रूप में बच्चों इनमें एटलस वर्टिब्री और एक्सिस वर्टिब्री होती है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द नेक। जो इनके नेक को क्या करते हैं बच्चों? मूवमेंट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बच्चों हम लोगों के गर्दन में जो होता है डाइकॉन्डाइलिक स्कल पाई जाती है, जिसकी वजह से दो ऑक्सीपिटल कंडाइल होती हैं, और ये दूसरों जो मूवमेंट होने लगता है तो एक दूसरे का अपोज करते हैं। इसलिए हम लोगों का जो गर्दन है बच्चों, वो फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं कर पाता, जबकि इनके गर्दन में अर्थात एक ही ऑक्सीपिटल कंडाइल होती है। ये मोनोकॉन्डाइलिक स्कल में पाई जाती है बच्चों, एक ही ऑक्सीपिटल कंडाइल होती है, इसलिए इनका जो गर्दन है बच्चों, ये चारों तरफ से घूम जाता है। अर्थात मोनोकॉन्डाइलिक स्कल होने के कारण ये बिल्कुल एक्सिस जैसा काम करता है, और ये अपने गर्दन को फुल रेंज ऑफ मोशन में घुमा सकते हैं। तो इनका गर्दन है क्या होता है बच्चों? मैक्सिमम रेंज में घूम जाता है। स्ट्रॉन्गर सैक्रम, इनका जो पश्च पोर्शन भाग होता है बच्चों, पीछे का भाग होता है, वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है अग्र भाग से। तो इनका जो होता है सैक्रम भाग बहुत स्ट्रांग होता है, पीछे वाला भाग क्या होता है बच्चों? बहुत स्ट्रांग होता है।
रिप्स इन्वॉल्व इन रिस्पायरेशन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इनमें श्वसन प्रक्रिया में रिप्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अर्थात इनके रिप्स में ही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से इनके लंग्स का वॉल्यूम घटता बढ़ता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा एयर को अंदर बाहर ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं। तो ज़्यादा इफेक्टिव लंग्स फंक्शन इसमें पाए जाते हैं बच्चों। एम्फीबियन की अपेक्षा अगर हम एडवांसमेंट की बात करें तो रेप्टाइल्स में जो लंग्स होते हैं बच्चों वो फंक्शनली ज़्यादा स्टेबल हैं, किसकी अपेक्षा, एम्फीबिया की अपेक्षा। तो इनमें लंग्स क्या होता है और इनके श्वसन में कौन रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, रिप्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ द रिस्पायरेशन। अगला है बच्चों पार्शियल डिवीजन ऑफ द वेंट्रिकल्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इनके वेंट्रिकल्स में क्या होता है बच्चों, पार्शियल डिवीजन पाया जाता है, अर्थात पिछले वीडियोस में आप देखे होंगे कि एम्फीबिया में जो होते हैं 3 चैम्बर्ड हार्ट होता था जिसमें 2 ऑर्किल और 1 वेंट्रिकल होता है। यहाँ आप देखेंगे 3.5 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाएगा या फिर पार्शियली 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, क्योंकि बच्चों इनमें 2 ऑर्किल पाए जाते हैं और 1 वेंट्रिकल जो होता है बच्चों वो क्या होता है, पार्शियली सेप्टेड होता है, पार्शियली डिवाइडेड होता है, अर्थात इसी कारण से बच्चों इनमें जो होता है मैक्सिमम ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है और बहुत कम ही मात्रा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है। एम्फीबियन में जहाँ मिक्स ब्लड की सप्लाई होती थी वहाँ यहाँ मिक्स ब्लड की सप्लाई न होकर मैक्सिमम मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपोर्शन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है और बहुत कम ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है। तो ये कहीं ना कहीं एडवांसमेंट को शो करता है ओवर द एम्फीबिया। ठीक बच्चों, तो इनमें पार्शियल डिवीजन ऑफ वेंट्रिकल्स पाया जाता है जबकि उनमें वेंट्रिकल्स में कोई डिवीजन नहीं होता था। सेल्ड एग एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, इनमें क्या पाया जाता है बच्चों, इनके अंडे के चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग पाई जाती है और इनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक के रूप में बच्चों एमनियन, कोरियन, एलेंट्रॉइड और युग सैक पाया जाता है जो एडवांसमेंट को शो करता है ओवर द एम्फीबिया। तो रेप्टिलिया एम्फीबिया से ज़्यादा एडवांस क्यों है बच्चों, क्योंकि इनके अंडों के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कवरिंग पाई जाती है जिसको हम सेल कहते हैं और इनके अंदर, इनके अंडों के अंदर एम्ब्रियो के प्रोटेक्शन के लिए एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाया जाता है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के रूप में बच्चों एमनियन, कोरियन, एलेंट्रॉइड एंड योक्सक पाया जाता है। इट इज़ ऑल अबाउट द एडवांसमेंट ऑफ द रेप्टिलिया ओवर द एम्फीबिया। तो आज के लेक्चर्स में बच्चों हम लोगों ने टोटल रेप्टिलिया के टोटल जनरल कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ उनके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक को जाना, साथ में ही बच्चों हम उनके एडवांसमेंट को भी जाना और ये भी हम लोगों ने जाना बच्चों कि ये किस प्रकार से सक्सेसफुल रहे इस धरती पर निवास करने के लिए। तो आज की वीडियो में बच्चों बस इतना ही। अगले वीडियो में बच्चों हम क्लास रेप्टिलिया के क्लासिफिकेशन के विषय में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।